प्यारे भाइयों, सभी बच्चों को प्रणाम। यहाँ माता सरस्वती जी की तस्वीर है और ओम की, भारत माता की। तो इस आज प्रथम क्लास में सबसे पहले इन शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन्हीं के प्रसाद से मैं आपको प्रसाद देता हूँ। कोई आदमी पैदाइशी विद्वान बन के नहीं आता है इस धरती पर। अभिमन्यु एक अपवाद है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए लागू नहीं होता है। तो जो कुछ भी हमें मिला है सब इन्हीं की कृपा से मिला है और इन्हीं के प्रसाद का हिस्सा मैं आपको शेयर करता हूँ। और यही एक ऐसा प्रसाद है जिसको जितना शेयर करो उतना बढ़ता है। कहा भी गया है कि व्यकृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो चूँकि वीडियो चालू है तो हम सभी लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, नैतिक मूल्यांकन। देखिए, नैतिक मूल्यांकन, पहले इस चैप्टर पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। आदमी के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, लेकिन उसमें अगर अपनी इमेज, अपना सम्मान, अपना मान इस संसार में बढ़ाना है तो नैतिक मूल्यों का हमारे आचरण में, हमारे चरित्र में होना बेहद जरूरी है। ये मूल्य ऐसे मूल्य हैं जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। इसमें हमें किसी के, जैसे कहते हैं कि मैं आज तुम्हें ये चीज दे देता हूं, कल तुम मुझे ये दे देना, ये नैतिक मूल्य नहीं है। हम किसी की मदद अगर करते हैं तो हमारे स्वभाव में ये चीज ये मानकर नहीं करना चाहिए कि भविष्य में अगला मेरी मदद करेगा। तो ऐसे बहुत सारे नैतिक मूल्य जो हमें करना चाहिए। आप रोड से होके जा रहे हो, रास्ते में अगर कोई वृद्ध व्यक्ति साइकिल से लड़खड़ा के गिर जाता है और आप बगल से जा रहे हो, तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप अपनी गाड़ी, अपनी साइकिल रोक के और उस वृद्ध की मदद करें, क्योंकि इन मूल्यों का फल आपको साक्षात ईश्वर से प्राप्त होता है। वो मदद आप बूढ़े की नहीं किए, वो आप ईश्वर की मदद किए। तो ऐसे बहुत सारे मूल्य हैं, बहुत सारे गुण हैं जिनको हमें अपने अंदर लाने की जरूरत है। और इस पाठ के माध्यम से हमें बताया जाएगा कि हमें नैतिक मूल्य क्या होते हैं और इनकी क्या आवश्यकता है। अगर आवश्यकता नहीं होती तो आपके पाठ्यक्रम में इसकी जगह नहीं होती। तो हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि वीडियो भी बनाना है। इस वीडियो में ये कहा गया है कि 15 मिनट से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो नयनम नीति, देखिए लिखा है नयनम नीति। तो नयनम शब्द नी धातु से बना है। किससे बना है? नी धातु से। और नी धातु में ई है, ई को गुण होकर के नय बनता है। और फिर जो नयनम बना, नय के बाद नम जो जुड़ा, वो आपका एक प्रत्यय है, ल्युट। कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय है। आप 10वीं में इतना जान सकते हैं कि ये जो नयनम शब्द बना है, ये नयनम का मतलब, ये यहाँ क्या लिखा है? नयनम। ये जो शब्द बना है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वहां अनुसार लगाया है। ये शब्द बना है नी धातु से। किससे बना है? नी धातु से। और आप पढ़ते हैं कि नी में नी धातु के नी
आप पढ़ते हैं कि नी धन ल्यूट, क्या पढ़ते हैं, ये ल्यूट एक प्रत्यय है। अब आप कहेंगे सर संघ में हम पढ़ते हैं ने धननम, क्या पढ़ते हैं, ने धननम। तो इसी नी को आप ऐसे पढ़िए, क्या पढ़ते हैं कि ने और ने धन क्या है, अन, और धन ल्यूट, ये प्रत्यय है। अब ने धनन ए के बाद आ आता है तो आप ए का क्या हो जाता है, से ए का ऐ हो जाता है। तो यहाँ आप इस ए और आ की जगह पर क्या बनाते हैं, ऐ। तो क्या ऐ माने नाम में आ छिप जाता है और बनता है नयन। अब अगर ना जोड़ देंगे तो ये जो नयन है, ये नयन माने आंख हो जाएगी। लेकिन यहाँ नयनम शब्द है तो ल्यूट प्रत्यय में ला और टा की एक संज्ञा होती है। टा की एक संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है और ला की एक संज्ञा लसक तद्धित सूत्र से होती है। ये दोनों की संज्ञा होकर प्लस से लोपन से लोप हो जाता है और यू बचता है और एक सूत्र बचता है युवोर नाकऊ। क्या बनता है, युवोर नाकऊ। इस सूत्र से यू को रण में अन है, यू को अन आदेश होता है और यू को अक आदेश होता है। तो यहाँ यू जो बनता है, यू को क्या बन गया, अन आदेश हो गया। तो क्या बना, अब आप जोड़ लीजिए तो बना क्या, नयनम, नयन। अब इसमें हम सुप्रत्यय लाएंगे, क्या लाएंगे, सुप्रत्यय लाएंगे। और नपुंसक लिंग में जब आप रामन रामो रामा पढ़ते हैं, 21 रूप पढ़ते हैं शब्दों के, प्रातिपदिकों के या पदों के, तो उसमें सु को अन आदेश होता है। क्या आदेश होता है, आप सु और जस, अम और सस, ता भ्याम भिस, भ्याम भस, गस भ्याम भस, ऐसे करके आपको मिला के 21 प्रत्यय पढ़ते हैं, सुप प्रत्यय कहते हैं। तो वही सुप प्रत्यय से हम सु ले आए और सु को क्या आदेश बन गया कि नयन और धन, सु को आदेश होता है अन, क्या होता है, अन। तब आप जाकर क्या बनाते हैं, नयन, और सु को अम आदेश होता है, क्या आदेश होता है, अम। तो अब क्या बनता है, नयन में अम जुड़ के बनता है नयनम। ये अब नयनम नीति कह रहे हैं कि निधात माने ले जाना। निधात मतलब क्या होता है, हमें ले जाए या ले जाना, ये है निधात का मतलब ले जाना। तो कह रहे हैं नयनम नीति, जो हमें, नीति हमें ले जाती है। क्या, नीति हमें ले जाती है, कहाँ ले जाती है, नीति लिखा है हमें अच्छे रास्ते पर ले जाना, नीति कहलाती। नीतेह लिखा है, नीतेह ईमान मूल्यान, संधि विच्छेद करेंगे, नीतेर ईमान लिखा है। थोड़ा सा हम लोग अब 10 में पढ़ रहे हैं तो आप देखिए नीतेर ईमान शब्द लिखा है। जब आप इसका खंडन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीतेह। अब नीतेह धन ईमान, क्या बनेगा, ईमान। अब यहां रा है, ई जो है यहां चली गई ईमान के साथ छोटी, तो यहाँ रा है। रा के लिए विसर्ग संख्या में एक सूत्र मैंने पढ़ाया था पिछली बार नौ वालों को, आप लोग 10 में की बार हैं कि सा सदसो रूप, सा का रूप विसर्ग हो करके और खर और सानयो विसर्ग सह से रा के स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तभी यहाँ विसर्ग हुआ, अपना नीते धन ईमान, क्या हो जाता है, नीते धन ईमान। तो अब देखिए यहाँ लिखा है नीते ईमान मूल्यानि, कह रहे नीति के ये ईमान माने ये, मूल्यानि माने मूल्य, नैतिक मूल्यानि माने नैतिक मूल्य कहते हैं। नीति के मूल्य, नीति क्या है, नीति शतक भरतेहर की एक रचना है जिसमें उन्होंने 101 श्लोक
बताया गया कि एक मनुष्य के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब अच्छी बुरी अच्छी बातें बताई गई। तो यहाँ लिखा है कि नीते ईमान मूल्यान नैतिक मूल्य, नीति के ये मूल्य क्या कहलाते हैं, नैतिक मूल्य कहे जाते हैं। यया जिससे और शरणया कार्य करणेन मनुष्य जीवनम सुचारू सफलम हो, करें जिसकी शरण में आकर के कार्य करने से या जिसके माध्यम से कार्य करने से या जिसकी सहायता से हमें कार्य करने से मनुष्य का जो जीवन है सुचारू सफलम चा भवति, सुचारू माने अच्छी तरीके से और सफल भवति माने होता है, मतलब अच्छी तरीके से मनुष्य कार्य करते हुए अपना जीवन सफल करता है। सनीति करते हैं, इसी को नीति कहते हैं। नीति की परिभाषा है कि वे मानवीय गुण जिसकी सहायता से मनुष्य अपने जीवन के सभी कर्तव्यों का अच्छी तरीके से निर्वहन करता है, जिससे उसका जीवन सफल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, नीति कहते हैं। आगे देखिए, इयम नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति, कह रहे हैं कि यह नीति, यह जो नीति है यह केवल समाज के लिए, देखिए लिखा है कि इयम नीति, यह जो नीति है केवलस्य जनस्य, षष्ठी का प्रयोग है, जनस्य में भी केवलस्य में, कह रहे हैं कि यह नीति केवल मनुष्य समाजस्य और समाज कृते एव न भवति, समाज के लिए ही नहीं है, लिखा अपितु बल्कि जनानाम नृपाणाम सम ऐसे समेषाम, कह रहे हैं जनानाम माने लोगों के लिए, नृपाणाम माने राजाओं के लिए, ऐसे सभी के, समेषाम लिखा है, ऐसे सभी के लिए क्या व्यवहार है, सभी के व्यवहारों के लिए। ऐसा नहीं है कि खाली मनुष्यों के व्यवहार के लिए, वो राजा है, राजा भी मनुष्य है। तो राजा राजनीति आप शब्द सुने हैं क्या, राजनीति शब्द सुने हैं, लेकिन आज के समय में राजनीति का आप देखते हैं कि जीता जागता प्रमाण मिलता है कि नीति शब्द को लोग गंदा कर दिए हैं, क्योंकि राजा की नीति राजनीति कही जाती है। आवाज जिनको आप राजा बनाते हैं वो देखते हैं कितना बड़ा अपराध करते हैं, तमाम अपराध उनके आप पेपर में या मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, सब राजा ही हैं। ये सांसद क्या है, राजा हैं आपके क्षेत्र के, ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या है, आपके देश के राजा हैं। तो इसमें जो बहुत से राजा बहुत अच्छे हैं, मोदी जैसे राजा बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी राजा हैं जिनके माध्यम से आप सुनते होंगे कि इनके ऊपर पोटा लगा है, इन्होंने किसी महिला के साथ दुराचार किया है, इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। तो कहीं ना कहीं ये नीति का मार्ग नहीं है, खाली कहने के लिए। तो यहाँ लिखा कि नीत्याचलनेन व्यवहारेण प्रजानाम शासकानाम और समस्तस्य लोकस्य कल्याणम भवति, कह रहे हैं नीत्याचलनेन, नीति से चलने पर, और ये जो नीति है ये चलनेन माने हमारे चाल चलन, व्यवहारेण माने व्यवहारों में, प्रजा नाम कह रहे हैं चाहे वो प्रजाओं के, चाहे शासका नाम चाहे शासकों के, समस्तस्य लोकस्य संपूर्ण लोक के प्रजाओं और शासकों के व्यवहार और चाल चलन में कल्याणम भवति माने कल्याणकारी होती। यह नीति जो है सभी लोगों के व्यवहारों में जब रहती है तो कल्याणकारी होती है। पुरातन कालात एक, कह रहे हैं बहुत पुरातन काल से ही भारतीय कवय माने भारत के जो कवि लोग हैं, नीतिकारा मनोरमायाम, कह रहे हैं जो ये जो भारत के कवि हैं, नीतिकार माने नीति के रचयिता हैं, और मनोरमायाम सरसया गिरा, कह रहे हैं अत्यंत मनोरम माने मन को रमने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली, और सरसया अत्यंत रस से युक्त, गिरा माने वाणी ही, नीति वाक्यान माने नीति के वाक्य कहलाते हैं। माने ऐसे वाक्य जो किसी के मन को प्रसन्न कर दे, जिसको पढ़कर पाठक का हृदय प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए, ऐसी वाणी को नीति
की वाणी कहा जाता है। कथा भी श्लोकई च विरचयन करें, ऐसी वाणियों को विभिन्न प्रकार की कथाओं में और श्लोकों में क्या किया, रचा गया है, बताया गया है। इत्थम इत्थम नीति शास्त्राणि व्यवहार विधि, कह रहे हैं कि इस प्रकार के नीति शास्त्र और व्यवहार विधि माने नीति शास्त्राणि व्यवहार विधि, कह रहे हैं नीति शास्त्र के जो व्यवहार विद हैं, विद माने जानकार लोग हैं, कांता सम्मित तयो उपदेश युजो बहुयो, कह रहे हैं कि वो तमाम प्रकार के कांता सम्मित उपदेशों लिखा है कि प्रियतमा के उपदेश के समान, किसके समान, प्रियतमा के, कांता माने प्रियतमा होती है, प्रियतमा के उपदेश के समान है, क्या है, युजे बहुयो माने ऐसा लगता है। जिस तरीके से कोई स्त्री है उससे जब आप बात करते हैं और सुंदर स्त्री है तो बहुत प्रसन्न हृदय से आप बात करते हैं। आज भी आप अनुभव करिए कि अगर कहीं आप जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, अगर कोई बूढ़े दादा आपसे हाल चाल पूछने लगे तो आप अवॉइड करेंगे, इलाजा बुढ़वा दिमाग चाट रहा है। अब अगर आपके बगल में एक सुंदर महिला बैठ के और मुस्कुरा के आपसे बात करने लगे तो आप और बढ़िया से चपक के बैठ करके और कहोगे हाँ हाँ सही है, आपका क्या नाम है, आप कहाँ की रहने वाली हैं। मतलब एकदम क्या बताओ, कांता सम्मित उपदेश का मतलब यही होता है कि जैसे स्त्रियों की वाणी से ज्यादा लोगों को लगाव होता है या ऐसे उपदेश, वैसे ही कह रहे हैं ये नीति के जो श्लोक हैं, कैसे श्लोक हैं, ये जो नीति के श्लोक हैं ये भी मनुष्य के हृदय को हर लेने वाले कांता सम्मित उपदेशों की तरह। और लिखा है फलंतीदम संपन्नम साधारण अपि जना, कह रहे हैं फलंतीदम, कह रहे हैं यह फलदायी होती है, संपन्नम साधारण अपि जना, कह रहे हैं चाहे वो संपन्न हो, चाहे व्यक्ति संपन्न हो और चाहे साधारण व्यक्ति हो, सबके लिए फलदायी होती है। और अपि जनान व्यवहाराय, और कह रहे हैं कि कहाँ फलदायी होती है, लोगों के व्यवहार के लिए। लिखा है जनान व्यवहाराय, लोगों के व्यवहार के लिए नीति वाक्यानि, नीति के वाक्य, नीति श्लोकाश्च, और नीति के श्लोक क्या है, गल विलाद कुर्वन्ति, क्या है, गल विलाद कुर्वन्ति। गल विलाद माने गले के मतलब गले के छेद से नीचे अर्थात कंठस्थ हो जाते हैं, क्या करते हैं, सबके विचार में कंठस्थ कर देते हैं। यथा जिस प्रकार से, यथा चाणक्य नीति, जिस प्रकार से चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, विदुलोपाख्यानम है, पंचतंत्र है, ये सब संस्कृत के अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं। शुक्र नीति है, घट करपर कृत नीति सार है, सुंदर पांडेन कृता, सुंदर पांडे जी के द्वारा रची नीति दृष्टिका है, और भल्लाट शतकम नामक ग्रंथ है, भर्तिहर कृत नीति शतक है, और बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहुमूल्य नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलब्ध। संस्कृत में ये सभी, इन सभी नामों से एक एक ग्रंथ, सब ये ग्रंथों के नाम है बच्चों, ये इसमें सारी अच्छी बातें, नीति की बातें बतलाई गई है। इसमें से एक पुस्तक भर्तिहर जी की नीति शतक, हम अपनी पढ़ाई टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैं पढ़ता हूँ, 2-3 बार पढ़ा हूँ, क्योंकि सिलेबस के दृष्टिकोण से पढ़ा जाता है। वास्तव में मानना पड़ेगा कि ऐसे पुरोधा भारत माता के सपूत के रूप में कभी धरती पर आए तो निश्चित है हमारी भारत माता धन्य है। और आज के समय में एक सपूत और संस्कृत का प्रचार प्रसार करने का बीड़ा उठाया है। संस्कृत गंगा चैनल उन्हीं का है, इलाहाबाद में सर्वज्ञ भूषण नाम के विद्वान हैं। अभी मुश्किल से 40-42 साल उनकी उम्र है और सब नौकरी के लिए तरसते हैं, और वो इंटर कॉलेज के प्रवक्ता होकर के और नौकरी छोड़ दिए सिर्फ इसलिए कि इस भारत से संस्कृत विलुप्त हो रही है और हमें इसको विलुप्त नहीं होने देना। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के और इलाहाबाद में
संस्कृत का अध्ययन अध्यापन करवा रहे हैं बच्चों को। और हर साल उनके चैनल से जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें संस्कृत के बच्चे, उनके पढ़ाए बच्चे हर साल 10, 20, 30 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसे वर्तमान समय में उन्हीं को कहा जाता है गुरुयोद्धा, कहा जा सकता है। यही भर्तृहरि के दूसरे रूप हो सकते हैं। तो लिखा है विचार्यमाणे साहित्य, करें विचार्यमाण साहित्य में बहुत ऐसे साहित्य हैं जो विचार करने वाले साहित्यों में आदि कालात एवं आदि काल से ही सर्वेश्वपि, सर्वेश्वप माने सभी में, सर्वेश्वप राष्ट्रेश माने सभी राष्ट्रों में अयम विश्वास प्रचलित आसीत, यह विश्वास प्रचलित था। यत माने कि काव्य से अन्येषु प्रयोजनेषु, काव्य के अन्य प्रयोजनों में। और लिखा है सत्वस्वपि एकम मुख्यम प्रयोजनम नैतिक परितोष है। कह रहे हैं कि इसका एक ही मुख्य प्रयोजन है नैतिक परितोष। कह रहे हैं नैतिक परितोष का मतलब कि लोगों के अंदर नैतिकता का प्रचार प्रसार करना। और क्या, प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि ये सब अंग्रेजी विद्वान हैं। सभी विचारकों ने काव्य से मुख्य प्रयोजन, काव्य का मुख्य प्रयोजन, किसी भी काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास है एवं स्वीकृत है, सिर्फ नैतिक विकास को ही के रूप में ही स्वीकार किया कि कोई भी हम काव्य पढ़ें तो इसका मेन प्रयोजन या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है, नैतिक विकास को ही सभी लोगों ने बताया। हमारे भारतीय कवियों ने तो बताया था, विद्वानों ने बताया ही था, लेकिन विदेशी कवियों ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि काव्य जो होता है वो व्यक्ति के अंदर नैतिकता का समावेश करने का एक बहुत जीता जागता प्रमाण है। इसको पढ़ने से ऐसा होता है। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसका अगला भाग अगले दिवस में हम लोग पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा हमको शीर्षक पर भी हमारा थोड़ा समय 2-4 मिनट गया, इस नाते थोड़ा कम पढ़ाया गया। अब अगले दिन जो है यहाँ से आगे पढ़ाया जाएगा। कुछ प्रश्न इससे संबंधित आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।